मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज में देखा है कि जितनी भी अच्छी लड़कियां होती हैं वो मशरकी लिबास पहनती हैं। अच्छा जी। और अगर आप पाकिस्तानी फिल्म और टीवी को देखें तो उसमें मोर और लेस वही रेसिपी नजर आती है। अच्छी और बुरी औरत का टैग लेने के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, जिसका एक बहुत ही प्री डिफाइंड किस्म की एक बात है कि अगर अच्छी लड़की है तो दुपट्टा पहनेगी और नहीं है तो मॉडर्न कपड़े पहनेगी। तो आज हम दोनों मिलके पाकिस्तानी और इंडिया टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि औरतों को वहां किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए फ़हीमा फीफी हारून। बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के साथ वो मुंसलिक रही हैं और इस टॉपिक पर उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। अब बहुत बढ़िया। और हम देखो, हमें हमें मर्द दे ना दे रिप्रेजेंटेशन, हमने इन तीन औरतों ने एक रखा है, एक पुरुष चेहरे को रखा है अपने पास। तो हमारे पास इंडिया से जुड़े हैं मिहिर पांड्या। वो बाय प्रोफेशन तो वो बच्चों को, जवान पीढ़ी को हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं डीयू में, लेकिन सिनेमा में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, उस पर जगह में मीडिया में लिखते रहते हैं और उनकी एक किताब भी है सिनेमा पर। तो हमने जब एक मर्द को मौका दे ही दिया है कि वो हम तीन औरतों के बीच में बैठ के वुमेन रिप्रेजेंटेशन पे बात करें, तो मेरा ख्याल से पहला सवाल भी मिहिर से होना चाहिए। स्वाति प्लीज। तो मिहिर जी, आप बताइए, आप ही से शुरू कर रहे हैं तो कि कैसे सरवाइव, कैसे अफोर्ड कर पा रहा है, मतलब ना सिनेमा ऐसा होना जैसा वो है कि बिल्कुल वही दकियानूसी बातें, वही घिसी पीटी, वही ग्लैमर, वही खांचा कैसे मेंटेन करना, अफोर्ड कर पा रहा है? देखिए, आप जब बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था, मैं अभी कुछ दिनों पहले अलंकृता श्रीवास्तव का एक इंटरव्यू देख रहा था। अलंकृता श्रीवास्तव फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का नाम से, जो कि जिस तरह का विमेन पोर्ट्रेल हमारे सिनेमा में होता आया है और अभी भी हो रहा है, आप ठीक कह रही हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से क्रिटिक करती है। उसके अंदर जिस तरह की महिलाएं हमने देखी, और वो एक भोपाल शहर की कहानी थी, तो आप ये भी नहीं कह सकती कि वो अर्बन अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की एलिट महिलाओं की कहानी है। वो एक छोटे टीयर 2 सिटी की कहानी थी। अलंकृता कह रही थी कि मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हमारी फिल्मों के अंदर जब भी किसी लड़की का रेप होता है या रेप सीन होता है, उसके बाद में कहानी के अंदर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो लड़की मर क्यों जाती है। या तो वो खुदकुशी कर लेती है, या उसको कोई मार देता है, या उसको वो कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। रेप होने के बाद में लड़की जिंदा क्यों नहीं रहती। हमारी फिल्मों ने जिस तरह के स्टीरियोटाइप बनाए, उनमें एक स्टीरियोटाइप ये है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई तरह का शारीरिक अत्याचार हुआ है तो वो उसके साथ में एक टैबू जुड़ गया है, और फिर फिल्म के अंदर उसको जिंदा रहने का कोई बहुत हक नहीं है, और कहानियां उसी तरह से अप्रोप्रिएट की जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अच्छे और बुरे की कैटेगरी में हमारी नायिकाओं को बांटते हैं। बल्कि हमारे सिनेमा में लंबे समय तक 1960 से लेकर 1980 तक का एक दौर है, अगर आप देखें हिस्टोरिकली, जिसमें हमारी फिल्मों के अंदर हीरोइन होती थी, लेकिन फिल्म के अंदर जब डांस नंबर होता था तो हीरोइन डांस नंबर के लिए नहीं होती थी, उसके लिए दूसरी हीरोइन होती थी, जो रोल आमतौर पे हमारी फिल्मों के अंदर हेलन प्ले करती थी। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस कौन है इससे बहुत चीजों पे असर पड़ता है। तो जिस समय पे मैं कह रहा हूँ कि 2006, 7, 8 के बाद में और 2018 तक तकरीबन 10-15 साल का टाइम पीरियड ऐसा है कि मेन स्ट्रीम के अंदर भी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखते हैं। वो समय है जब हमारे सिनेमा हॉल के अंदर ऑडियंस में महिलाओं का नंबर, महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। ये मल्टीप्लेक्स आने के बाद में हुआ कि एक सिनेमा हॉल जाके फिल्म देखने का सेफ एनवायरनमेंट हमारे देश में महिलाओं को, स्त्रियों को मिला, और इस वजह से सिनेमा हॉल की ऑडियंस में एक बड़ा नंबर लड़कियों का था, और उनको जिस तरह की कहानियां पसंद आती है, इसलिए कहानियों में कंटेंट में चेंज होने लगा। मुझे लगता है लॉकडाउन ने एक तरह से वो ऑडियंस को वापस से घरों में बंद कर दिया, और अब हमारे सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने वालों में सिर्फ मर्दों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो मर्द फिल्म देख रहे हैं तो वही दिखाया जा रहा है जो हमारे देश के मर्द देखना चाहते हैं, और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश के मर्द चिकनी चवेली या शीला की जवानी देखना चाहते हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी अपनी सोच ऐसी ही है, खासतौर पे हमारे देश के मर्दों की। शायद नहीं, देख तो हम भी लेंगे दर्द डिस्को। लेकिन देखो,
चिकनी चंबेली हो या जैसे मीर ने बहुत सारी बातें की कि देखें पहले अलग हीरोइन आती थी या खातून आती थी जो आइटम नंबर करती थी, अब वही खातून आइटम नंबर, लेकिन कर तो आइटम नंबर ही रही है। तो स्टीरियोटाइप से बहरहाल हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। चाहे औरतों का रिप्रेजेंटेशन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा है, वहां स्क्रीन लाइफ पे या रियल लाइफ पे हम लोग अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो फीफी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली कि क्यों औरत के लिए खास तरह की खूबसूरती, ब्यूटी, बॉडी टाइप, ये सारी चीजें हमने जो है ना वो सेट कर दी हैं, और हम उसका जो कैरेक्टर स्केच है उसमें कोई डेप्थ ला पा रहे हैं ना वैरायटी ला पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है और ऐसा नहीं भी है। देखिए, ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में इस किस्म की स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स वगैरह पेश किए जाते हैं, ये बात तो नहीं है ना। चाहे आप पूरी दुनिया में देख लें, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फीमेल जो which is held up as the criteria for beauty। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मुझे आजकल चंद चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो इस किस्म की चीज को एड्रेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप पाकिस्तान टेलीविजन पे एक ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है प्यारी मोना। और प्यारी मोना जो है, इट इज फोकस्ड ऑन अ गर्ल हु इज लिटिल ओवरवेट। और ये पहली दफा है कि इस तरह से हुआ है कि द मेन कैरेक्टर, द लीड कैरेक्टर इज ओवरवेट। उसमें स्टेरियोटाइपिंग भी बहुत हुई है कि फॉर एग्जाम्पल वो जब भी दिखाई जाती हैं, शी इज ईटिंग समथिंग और द अदर, you know, she always has a burger in her hand or has a unhealthy lifestyle or whatever the case might be। मगर उसमें एक और चीज जो नजर आ रही है, जो एक अच्छी चीज मुझे लगी, कि ये बताया जा रहा है कि she is very content in herself। मीर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या ज़्यादा वुमेन राइटर्स जब आएंगी और आ रही हैं इस मामले में, जो लिखने के क्रम में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो जब हमारे सामने मतलब वुमेन डायरेक्टर्स भी रही हैं और उनकी काफ़ी अच्छी फिल्में, मुझे मेघना गुलजार की फिल्म फ़िलहाल याद है, कितनी खूबसूरत और वो महिला के उससे बताई गई कहानी है तो थी। लेकिन अब और ज़्यादा लोगों को हम देख रहे हैं, जोया अख्तर पॉपुलर भी हैं और हिट फिल्में भी बना रही हैं, लोग देखने भी जा रहे हैं। तो क्या जब ज़्यादा महिलाएं आएंगी राइटिंग में और उनके वो औरतें लिखेंगी, औरतों के कैरेक्टर्स कहानी बताएंगी, तो क्या आपको लगता है कि चेंज आएगा, बेहतरी आएगी? बिल्कुल, ये आपने बहुत मार्के की बात कही है। मेरा ये मानना है कि महिलाएं लिखेंगी, महिलाएं निर्देशित करेंगी तो चीजें बदलेंगी। चीजें बदल रही हैं, केवल औरतों के किरदार ही नहीं। मुझे लगता है कि जब एक महिला एक पुरुष का किरदार लिखेगी तो वो भी अलग तरह का होगा। आपने क्वीन की बात की, मैं क्वीन के अंदर जो मेल कैरेक्टर है जो राजकुमार राव ने प्ले किया है, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। या इवन आप जूही चतुर्वेदी की लिखी हुई फिल्में देखें, उसमें जो मेल कैरेक्टर्स है उनको देखें। आपने जोया अख्तर की बात की, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जोया अख्तर और फरहान अख्तर दोनों निर्देशक हैं। जोया अख्तर बड़ी हैं, फरहान अख्तर छोटे हैं, लेकिन फरहान अख्तर को अपनी पहली फिल्म बनाने का मौका 10 साल पहले मिल गया था। जोया अख्तर ने उनसे तकरीबन 10 साल ज्यादा संघर्ष किया इंडस्ट्री के अंदर, और उनकी पहली फिल्म बनाने में कोई भी बड़ा स्टार उनके साथ नहीं आया। अल्टीमेटली उनके भाई को उसके अंदर लीड रोल प्ले करना पड़ा। तो अगर लेगेसी है तो जोया और फरहान के पास बराबर लेगेसी है। Can I possibly add something here? कि हमारे यहाँ किस्सा बिल्कुल उलट है कि पाकिस्तान में जहां तक टेलीविजन इंडस्ट्री की बात है, बड़े कम राइटर्स थे। हसीना मोइन थी, नूरुल हुदा शाह थी, some of who were internationally acclaimed also, मतलब इंडिया में भी है ना लिखी हसीना मोइन ने। मगर हमारे यहाँ उसके बाद बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया, and they were brought in by drama heads in different channels, and especially in the channel Hum। But जिस किस्म की राइटर्स वो थी ना, उन्हें वो सब डाइजेस्ट राइटर्स थी, क्योंकि एक खास सरमाया कि भाई दीज आर द डाइजेस्ट राइटर्स, दे आर ऑलरेडी राइटिंग, इन्हें हम ले आते हैं टेलीविजन ड्रामाज में।
तो जो सारी द लास्ट 10 years जो राइटर्स नुमाया हुई हैं पाकिस्तान में एज सीरियल राइटर्स, दे आर ऑल डाइजेस्ट राइटर्स. अब डाइजेस्ट राइटर्स की ये बात थी कि एवरीथिंग इज इन दैट मेलोड्रामा काइंड ऑफ फॉर्मेट. एंड देन यू स्टार्टेड सीइंग द काइंड ऑफ वुमन जो घर पे ही बैठती, वो लड़की जो बेचारी है, वो लड़की जिस पे तशद्दुद होता है, वो लड़की जो रोती है. यहाँ पे एक ड्रामा हेड ने अपेरेंटली कहा था, जिनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, पर उन्होंने ये कहा था कि जब तक लड़की को चमाट नहीं मिलती एक ड्रामा सीरियल में, तो सीरियल हिट नहीं हो सकता. ठीक है. तो एक पूरा वक्त आया पाकिस्तानी ड्रामों पे जहां वो बेचारी लड़की जो है, जो इनफैक्ट एक ड्रामा सीरियल इस नाम का भी आया बेचारी. तो जितना लड़की ज्यादा रोती थी, टीआरपी जब हम कहते हैं यहाँ, टीआरपी या रेटिंग जो थी वो ऊपर जाती थी. देखिए, औरतों को जब भी पोर्ट्रे करना होता है मजबूत, एक मजबूत किरदार में, तो हम करने की कोशिश करते हैं. जैसे पाकिस्तान में एक ड्रामा आया सिन्फे आहन, सेम हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और स्वाति, तो मर्दानी. देखिए, सिन्फे आहन के साथ आहन लगाने की, या अगर रानी मुखर्जी को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में दिखाना था तो मर्दानी लगाने की क्यों जरूरत पेश आई? एक औरत सिन्फे नाजुक होते हुए क्यों नहीं वो सारी चीजें कर सकती? क्यों हमें उसे एक ऐसे प्रोफेशन में दिखाना होता है जहां मर्दों की इजारादारी होती है, यानी उनका होल्ड होता है? ये नाम के साथ ही हम कुछ ऐसा लगा देते हैं जिसमें नजर आती है कि औरत का अपना जो एक इंडिविजुअल है वो कहाँ है, हम उसको मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से. मीर, क्या कहेंगे आप इस पे? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं फीफी की बात सुनते हुए ये याद कर रहा था कि हमारे टेलीविजन के अंदर भी जिनको सबसे ज्यादा इस बात का श्रेय दिया जाता है, मतलब जो सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है कि जो एक पूरा फीमेल कैरेक्टर का एक रिग्रेसिव पोर्ट्रेल शुरू हुआ, उसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो एकता कपूर का है, जो खुद एक फीमेल कैरेक्टर. एकता कपूर प्रोड्यूस सीरियल्स जो है 2001 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी आता है, और अचानक से हमारा सिनेमा, क्योंकि आप हमारा टेलीविजन, क्योंकि आप याद कीजिए उससे पहले 90s में हम शांति जैसा कैरेक्टर दे रहे थे, 80s में हम रजनी जैसा कैरेक्टर दे रहे थे. हमारे टेलीविजन के सीरियल बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करते थे, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स वर्किंग वीमेन थे, वो जर्नलिस्ट थे, वो ऑफिस में काम करती थी, वो अलग अलग पेशों को निभा रही थी. और अचानक से फिर वो घर में रहने वाली महिला अचानक नायिका हो जाती है, और जो ऑफिस में काम करती है वो वैम्प है, जो घर में रहती है, घर संभालती है, वो अच्छी नायिका है. तो ये सारा जो ट्रेंड है ये एकता कपूर का लाया हुआ है, और वो बिल्कुल ये बात कही जानी चाहिए कि इसमें पुरुष होना या महिला होना अपने आप में रोल नहीं प्ले करता. आप जो पूछ रही थी कैसे चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, लेकिन ढांचा वही है. मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि हमने एक हीरो कैरेक्टर बनाया, और जब हमको लगा कि ये हीरो कैरेक्टर हमारी प्रोग्रेसिवनेस के साथ फिट नहीं हो रहा, तो उसमें हमने मेल कैरेक्टर को निकाल के फीमेल कैरेक्टर खड़ा कर दिया. अभी भी वो एक हीरो वर्शिप फिल्म है. हिंदुस्तान की फिल्में हीरो वर्शिपिंग करती हैं. ये प्रॉब्लम है ना. इस प्रॉब्लम को हम तब तक हल नहीं कर रहे हैं जब तक हम वो हीरो वर्शिपिंग वाला अपना स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे हैं फिल्म का. हम आदमी को, मर्द को निकाल के औरत को खड़ा कर देंगे, और वो अचानक सारी दुनिया की सारी चीजों से फाइट करेगी और सबसे जीत जाएगी. तो वो तो ढांचा वही है ना. तो पर हम ये ढांचा फिल्मों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये ढांचा अपनी सोसाइटी में नहीं बदल पा रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स में नहीं बदल पा रहे हैं. तो आप फिल्मों को से वो उम्मीद कर रही हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में कहीं नहीं हो रहा है. हम एक हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी हैं, और हम उस तरह की सोसाइटी होने की वजह से ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियां देख रहे हैं. तो मुझे लगता है ये समस्या फिल्मों की नहीं है, फिल्में इसका रिफ्लेक्शन है कि हम एक हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी वाली, हीरो वर्शिपिंग वाली स्ट्रक्चर वाली फिल्में बना रहे हैं. और हमको अगर महिला ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी है तो हम उसी स्ट्रक्चर के अंदर आदमी को निकाल के औरत को फिट कर देते हैं. तो ऐसे में मुझे पीकू जैसी फिल्म बड़ी अच्छी लगती है. पीकू के अंदर कोई तरह की हीरो वर्शिपिंग नहीं है. इवन उस फिल्म के अंदर हीरो कौन है ये भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है ना. तो ऐसी फिल्में कम है, लेकिन वो आपके उस स्ट्रक्चर को तोड़ती हैं जिसमें आप एक आदमी को सारी दुनिया से लड़ते हुए देख रहे हैं,
जो कि सताया हुआ है, जो कि मारा हुआ है ना। और वो कोई फीमेल कैरेक्टर भी हो सकती है, वो कोई मेल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई लड़ने वाली फिल्में ही हम बना रहे हैं, ये ठीक बात है। मेरे ख्याल से जाते जाते, सॉरी फीफी कुछ कह रही थी। सवाल किया, सिन्फ़े आहन की आपने बात की। आई विल जस्ट पॉइंट आउट समथिंग हियर, सिन्फ़े आहन जो है उस किस्म का पहला सीरियल है पाकिस्तान में जो बहुत दफा बना है, जिसमें विच आर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी और बाय ISPR। तो उनकी जो उनका काम ही ये है दैट दे शुड दे वैलराइज द सोल्जर। पहले मर्दों पे ये चीज बनी है, अब difference here that is being made with women. However, Sinfe Ahan I feel is a very important milestone in Pakistani drama serials. क्योंकि औरतों को सिन्फे आहन एक तो समझा ही नहीं जाता, women of steel जिसका मतलब हुआ, and yes it sets impossible tasks, but ये actually सच्ची कहानियों पर मबनी है। और ये औरतें जो है, इसमें जो बहुत अच्छी चीज की गई in terms of representation and inclusivity, कि इन सब की कहानियां जो थी, एक लड़की बलूचिस्तान से निकलती है, एक लड़की जो है वो इस्लामाबाद की बिल्कुल अलग किस्म की उसकी लाइफ है, वो इन्फ्लुएंसर होती है, फिर वो बिकम्स अ सोल्जर। तो उनकी जो व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वाज अलग अलग किस्म की लड़कियां were brought into one story and made to live together and work together and train together, and how and the drama was how they became women of steel. So for me Sinfe Ahan was, हालांकि मुझे समझ आया कि भाई ये ड्रामा सीरियल है जिसमें ISPR का प्रोपेगेंडा होगा, ये होगा, वो होगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, मगर अमेरिका में भी वो हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, फ्यू गुड मैन एंड दिस दैट, मतलब टॉप गन 2 which was the highest grossing film I think, or one of the highest grossing last year. So it's okay that women are valorized in this kind of way, and it's okay that perhaps for a change they are made to be women of steel or asked to be women of steel, but at least उन्हें कुछ और करते हुए दिखाया गया, at least उन्हें किसी ने you know गन उठाई, या किसी ने somebody ran a race, or somebody, you know, the kind of training that you have for female soldiers, for all soldiers. So मुझे तो I felt that this was positive, and if you're going to put women on a pedestal, this pedestal is much better than the ideal Bahu pedestal. तो हमारे लिए यही सब्र की बात है कि मतलब इतने क्या कि चले 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 इतने धीमे चले कि यहाँ तक तो पहुँचे, है ना। मेरे पास, बल्कि हमारे पास बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल, एंड ऑफ कोर्स मीटिंग यू महिर एज वेल। बाद में बात होगी आपसे। अरे वाह, देखिए मतलब सही है हमारा, अभी हमने 2 लोगों को भी मिलाया, यही तो नाम है, आओ बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। हमारा आज का एपिसोड आओ बात करें का यही खत्म होता है। हमें आगे जरूर बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं अगली बार तक के लिए आओ बात करें। अभी पीठ पीछे बात करेंगे। Thank you so much, guys. Thank you so much for joining us. It was fun talking to you. No, it's fine.